अदीप, अदीप तुम हो? तुम तो मर गए थे, क्या तुम अभी तक भी जिंदा हो? क्योंकि जब पिछली बार नितिन अदीप से मिला था तब वह पूरी तरह से एक मांस के पेस्ट के अंदर पिस चुका था और उस समय उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। इसलिए तो एक छोटी सी बात थी कि वह उसको यहाँ पर नहीं पहचान पाया था और इसीलिए उसने ये नहीं सोचा था कि अचानक से ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाएगा। और उसको यहाँ पर देखने के बाद में नितिन के मन के अंदर एक एक सवाल चल रहा था कि आखिरकार ये मेरे मन के अंदर कैसे आ गया। नहीं नहीं, एक मिनट रुकना, इसने अभी कुछ पल पहले ऐसा कहा था कि यहाँ पर जो भी आंतरिक राक्षस है वह सभी इसके हैं। वहीं जहाँ पर नितिन अभी इसी बारे में सोच रहा था, अदीप आगे बोलता है, मैं अदीप ही हूँ। आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। मैं तुम्हारी आत्मा के ऊपर काबू करने के लिए वहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी उस नालायक बिल्डिंग ने मुझे वहीं पर ही मार दिया था। लेकिन वह तो अच्छी बात थी कि मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक के साथ में अपनी आत्मा को तुम्हारी आत्मा के अंदर घुसा दिया था। और अगर तुम अभी यहाँ पर नहीं आए हुए होते ना तो मेरे पास में कोई चांस नहीं बनता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर और कोई सबक सिखा सकूं। लेकिन अब तुम यहाँ पर चलकर खुद ही आगे से आ चुके हो तो उसके बाद में ये तो मेरे लिए ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब अदीप अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए नितिन को मारने की कोशिश कर रहा था तो उसी पल अचानक से उसके ऊपर वह गिल्ड बिल्डिंग आकर गिर जाती है, जिसके कारण जो वो काम कर रहा था वो पूरा नहीं हो पाया था। वो तो इसके लिए अच्छा था कि उसने अपनी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा नितिन की आत्मा के अंदर डाल दिया था। और जब अब नितिन यहाँ पर अपनी आंतरिक मन की परीक्षा दे रहा था जहाँ पर वह अपने मन के अंदर जाकर उस एग्जाम को देना होता था, तो वहाँ पर अब इसके पास में अच्छा मौका मिल गया था कि वह अपना बदला ले सके। और इसके अलावा यहाँ पर इतने सारे राक्षस आने का मतलब ये था कि अदीप जब अपने समय के अंदर अपनी जगह पर रहा करता था तो वहाँ पर उसने बहुत से इंसानों का खून बहाया था, जिसके कारण उसके मन के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूरता भर गई थी और उसी के साथ में ये सभी राक्षस यहाँ पर आ गए थे। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद में नितिन पागल हो गया। क्या तुम थे उस दिन वहां पर? तभी तो मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मेरे पीछे काटा था। वह ऐसा था जैसे कि किसी मच्छर ने काटा हो। ओ, अब समझ में आया कि आखिरकार गिल्ड बिल्डिंग ने तुम्हारे ऊपर वार क्यों किया था, क्योंकि गिल्ड बिल्डिंग की आत्मा और नितिन की आत्मा दोनों एक दूसरे से मिली हुई थी और उस समय गिल्ड बिल्डिंग ने देखा होगा कि उसके ऊपर कोई खतरा आ रहा था। उसी वजह से उसने वहां पर उस अदीप को पूरी तरह से जान से ही मार दिया था। ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस बेचारे गिल्ड बिल्डिंग को डांट दिया। तुम्हारी वजह से मैंने एक निर्दोष को डांटा था। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया था? वास्तव में अब मुझे वहां पर जाकर उससे एक बार माफी मांगनी होगी। मैंने उसको कितना मारा था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। नितिन को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और खुद के ऊपर बहुत शर्म भी। आखिरकार वह एक मास्टर टीचर होने के बाद में ये सब कुछ क्यों नहीं समझ पाया। नितिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे ऊपर थोड़ा बहुत और काम करने की जरूरत है। तूने एक निर्दोष को बहुत बुरी तरह से डांटा था। आखिरकार गिल्ड बिल्डिंग तो केवल तेरी रक्षा ही तो कर रही थी। तुमने मेरी आत्मा के ऊपर कंट्रोल करने का साहस किया। क्या इसका मतलब तुम एक आत्मज्ञानी हो? क्योंकि नितिन को भी पता था कि आत्मज्ञानी ही थे जिनके पास में एक सी क्षमता हुआ करती थी कि वह दूसरों की आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे। और इसके अलावा अदीप भी ऐसा कर पाने में सक्षम था। क्या वह वास्तव में एक आत्मज्ञानी हो सकता है? नहीं नहीं, मैं कोई आत्मज्ञानी नहीं हूँ। ये तो मेरी ही एक गुप्त कला है जिसका यूज करते हुए मैंने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करा था। ये तो मेरे पुराने वरिष्ठ ने मुझे विरासत के तौर पर दिया था। अरे यार, वैसे भी मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूँ? आखिरकार तुम तो अब यहाँ पर मरने वाले हो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो तुम्हें इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद में अब वह अपने पास में से अपनी वह कलाकृति को फिर से वापस बाहर निकाल रहा था जिसका यूज उसने पिछली बार उसके ऊपर किया था। और अब उसका काबू नितिन के ऊपर भी होने लगा था, लेकिन नितिन उसके ऊपर कुछ महसूस कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वह जो आत्मा खिंचाव था जो नितिन की आत्मा को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था वह बहुत ही कम था और जिसके साथ में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये तो एक अलौकिक राक्षसों की वेदी है, तुम्हारे पास में ये कैसे आ गई?
क्योंकि नितिन उसको देखकर ये बता सकता था कि सामने वाला वास्तव में एक इंसान था। लेकिन फिर भी उसके बाद में उसके पास में ये कलाकृति कहाँ से आ गई? तुमने इसका मतलब मानव जाति के साथ में एक और बार धोखा किया है। नितिन का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था। वैसे नितिन पहले भी ऐसे बहुत से मनुष्यों से मिल चुका था, जैसे कि कबीर। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने सभी दोस्तों को राक्षसों के हाथों मरने के लिए छोड़कर आ गया था। और इसके बाद में भी बहुत से एक से इंसान भी थे जो अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी पूरी बॉडी को ही राक्षसों के हवाले कर दिया करते थे। और ये देखते हुए कि अदीप चाहे से एक इंसान था, लेकिन उसके बाद में भी वह एक अलौकिक राक्षसों की कलाकृति को यूज कर रहा था और उसके साथ में वह आत्मा पे कंट्रोल करने वाली टेक्निक का भी यूज कर रहा था। और इसके साथ में वह आराम से बता सकता था कि सामने वाला राक्षसों से मिला हुआ था। नितिन की बात सुनने के बाद में तुम तो वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा चतुर व्यक्ति हो, लेकिन बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ में। तुम्हें यह सब कुछ पता चल गया, उसके बाद में भी तुम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुम आज यहीं पर ही मरने वाले हो। इतना कहने के बाद में फिर से अदीप अपनी पूरी एनर्जी का यूज करने लगा और वह नितिन की आत्मा को फिर से उसकी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा था। लेकिन नितिन की आत्मा तो अपनी जगह पर ऐसे टिकी हुई थी जैसे कि वह आत्मा ना होकर एक पहाड़ हो। तुम आखिरकार क्या खाते हो? तुम आखिरकार हिल कैसे नहीं रहे? क्योंकि जब भी अदीप अपनी उस गुप्त कला का यूज करता था गुप्त कला का यूज करता था, तो उस वक्त जब उसके ऊपर भी वह उसका यूज करता था तो आराम से उसकी आत्मा उस वेदी के अंदर चली जाती थी। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बाद में भी नितिन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं पर ही उसको इस तरह से फालतू के नखरे करते हुए देख नितिन ने उससे कहा, तुमने मानव जाति के खिलाफ एक धोखा किया है, उसके बाद में तुमने राक्षसी कलाओं का भी यूज किया है, और इस सब को देखने के बाद में मेरी अदालत के अंदर तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। नितिन ने ठंडेपन के साथ में उससे कहा। और इसके साथ में अब उसको बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि गिल्ड बिल्डिंग ने जो किया था वो वास्तव में सही ही था, कि उसने उस राक्षस को कुचला था। अब नितिन सोच रहा था कि अच्छा है कि तुम मर गए, क्योंकि एक अपने भाइयों के साथ में विश्वासघात करने वाले के साथ में हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। और अगर मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करता। अब तुम्हारी वजह से मुझे गिल्ड बिल्डिंग से एक बार फिर से माफी मांगनी होगी। जहाँ पर नितिन अभी उससे ऐसा बोल रहा था, वहाँ पर अदीप अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसको वह बाहर खींचने की जरूर कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इतनी ज्यादा ताकत लगाने के बाद में उसका दम घुटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके गले के अंदर कोई फांसी लगी हुई हो। क्या हुआ? क्या तुमसे अभी तक भी कुछ नहीं हो रहा? तुम इतनी देर से मेरी आत्मा को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हो। उसको इस तरह से मेहनत करते हुए देख नितिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उससे कहा। उसके बाद में नितिन उससे कहता है, तुमने अभी भी मुझे ऐसा कहा था ना कि तुम मेरी आत्मा को बाहर खींचना चाहते हो, तो ठीक है, तुम इतना ज्यादा परेशानी क्यों मोल रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अभी ऐसा कर देता हूँ। नितिन एक हंसी के साथ में अब अपनी आत्मा को हु करके बाहर निकाल लेता है, और अचानक से अब नितिन के शरीर के अंदर से एक 10 मीटर बड़ी आत्मा बाहर निकल आती है। और फिर वो वहीं पे नहीं रुकती, वह उस दिशा के अंदर उड़ जाती है जहाँ पर अभी अदीप खड़ा हुआ था, और उसी के साथ में अदीप की वो आत्मा वहीं पर ही चिपक जाती है, और उसके साथ में उसके आसपास में खड़े हुए आंतरिक दानव भी वहीं पर ही पिचक जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे ही गिल्ड बिल्डिंग ने उसके भौतिक शरीर को कुचला था। और साथ ही अदीप के पास में जो आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ था वो भी उसी के साथ में टूट जाता है, जहाँ पर वो आर्टिफैक्ट नितिन के वहाँ पर पड़ने से पूरी तरह से कुचल गया था। वहीं दूसरी तरफ अदीप अभी तक भी पूरी तरह से मरा नहीं था। वह खड़ा हो जाता है और वो कहता है, क्यों? आखिरकार इस आर्टिफैक्ट का तुम्हारे ऊपर कोई यूज क्यों नहीं हुआ? वैसे तुमने पहले मेरे भौतिक शरीर को कुचला था, और इस बार भी तुम मेरी आत्मा को यहाँ पर कैसे कुचल सकते हो? उसी के साथ में उसको बहुत ही ज्यादा निराशा भी हो रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि वह अपना बदला इससे ले लेगा, लेकिन अंत में क्या हुआ, बस वह उसके सामने एक खिलौना बनकर रह गया था, जिसके ऊपर वह अपना पिछवाड़ा टिकाए बैठा था। इस भवीन की तो ऐसी की तैसी, फालतू में मैं इसके चक्कर में आकर इसके साथ में फंस गया। आखिरकार ये कहाँ से आया है? ये तो राक्षसों की भी खतरनाक
दिमाग है, अगर राक्षस भी उसके साथ में लड़ने के लिए आ जाएंगे तो उसके साथ में वो भी यहाँ पर रोते रोते भाग जाएंगे। अभी तो अदीप की ऐसी हालत हो चुकी थी जैसे कि ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह फूट फूट कर रो पड़ेगा। नितिन उससे कहता है, अरे बेवकूफ इंसान, ये तो तेरे सारे सारे आंतरिक दानव है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में ये भी चले जाएंगे। लेकिन अचानक से उसकी बात सुनते ही अदीप के मन में एक और ख्याल आ जाता है, ओहो हो, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुमने मुझे यहाँ पर सही आइडिया दे दिया। आखिरकार ये सभी आंतरिक दानव तो मेरे हैं, तो मैं इन्हें तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए कह सकता हूँ। उसी के साथ में अब अदीप के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और उसका चेहरा सात्विकता से चमकने लगा था। और इसके साथ में वह गुप्त कला का यूज करते हुए उनका यूज एक सेना की तरह भी कर सकता था। हालांकि जहाँ पर वह ऐसे फालतू की बातें कर रहा था, अचानक से नितिन को एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर, वो जिस आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा है वह आंतरिक दानवों को अपने बस के अंदर करना होता है और इसको बनाने वाला मैं ही हूँ। वह आवाज और किसी की नहीं थी, वह भयानक की आवाज थी जो अभी उस बुक के अंदर बैठे बैठे नितिन के साथ में टेलीपैथी से बात कर रहा था। क्या आपने उस गुप्त कला को बनाया था? भयानक की उस बात को सुनने के बाद में नितिन चौंक गया। हाँ मास्टर, मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ। ये सभी जो आंतरिक दानव है, ये सभी दूसरों की आत्मा को खाकर अपने आप को पोषित करते हैं। क्या पोषित करते हैं? भयानक की बात सुनने के बाद में नितिन चौंक गया। एक मिनट रुको, इसका मतलब ये है कि वो जो आत्मा है वो किसी और की आत्मा नहीं, वो तुम्हारे शरीर का एक अंग है। वास्तव में कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वह मास्टर शेख के साथ में लड़ा था तब उसकी उस बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, लेकिन वहां पर वो उस समय तक इस तरह स्थिति की तक पहुंच चुका था जहां पर जाकर वह अपनी साधना के साथ में केवल एक खून की बूंद के साथ में ही अपने शरीर को वापस से बना सकता था। और इसी के साथ में जब भी उसकी कोई बॉडी वापस से जगती थी तो उसी के साथ में वह खुद को ही एक भयानक समझ लिया करती थी। और इसके अलावा नितिन ने उससे भयानक से वादा भी किया था कि वह उसके उन सभी हिस्सों को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। उसके बाद में भयानक नितिन से कहता है, मास्टर, अगर मैं उस आत्मा को खा लेता हूँ तो उसके बाद में मैं अपनी साधना को बढ़ा पाने में कामयाब हो जाऊंगा। और उस आत्मा को देखने के बाद में भयानक के मुंह में तो अब पानी सा आने लगा था। हाँ ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उसको पकड़ लूंगा। वैसे भी भयानक ने नितिन को सौंप दिया था, इसीलिए अब अगर वह उसकी साधना को आगे बढ़ाता है तो उसके साथ में आगे जाकर वह उसके काम में ही आएगा।